नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। बजट सत्र के दौरान मंत्री के बयान और किसान की मौत पर सदन में हंगामा होने की वजह से 2 बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। सत्ता पक्ष के विधायक आशीष चावड़ा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए तत्काल दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है और मैं सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। बावजूद इसके संबंधित मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने अधिकारी को निलंबित करने से इनकार कर दिया और इस बात को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। वहीं नया रायपुर में आंदोलन कर रहे किसानों में एक किसान सियाराम पटेल की मौत हो गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने 40 लाख का मुआवजा घोषित किया। विपक्षी सदस्यों की मांग थी कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को 50 लाख का मुआवजा दे सकते हैं, तो फिर राज्य के किसान को 4 लाख की जगह 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस मामले को लेकर हंगामा इतना बढ़ा कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो जिस तरीके से वहां पर सदन में कार्रवाई देखने को मिली है और स्थगित होती हुई दिखी, 2 बार लगातार हंगामे की भेंट ये बजट सत्र चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान की मौत पर सदन में हंगामा किया गया। मुआवजा राशि को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता नजर आया। 2 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, जहां एक तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इसे यहां पर कार्रवाई को स्थगित किया गया, तो वहीं किसान की मौत के मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता नजर आया और इस बीच में भी सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा थोड़ी देर के लिए। विधायक चावड़ा की तरफ से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था, तो तमाम मुद्दों को लेकर गहमा गहमी सदन के पटल पर होती हुई नजर आई। को उत्तर दे बजट सत्र के शुरुआत के दिन से ही मैंने कहा था कि प्रतिपक्ष को सदन में बैठने की थोड़ी आदत डालनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष में अपनी बातें होती हैं, सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और जो सच्चाई है उसी के आसपास सरकार का उत्तर रहता है। किंतु प्रतिपक्ष लगातार गतिरोध उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। हम अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि सारी डिमांड्स पे चर्चा होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी विनियोग पेश करेंगे और इस तरीके से अगर गतिरोध रहेगा तो सदन का काम कैसे चलेगा। इसलिए हमने पहले भी आग्रह किया और आज भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि हम लोग तो एक तो पहले 13 दिवसीय बजट सत्र का आयोजन पे उन लोगों को तकलीफ थी कि बजट का समय कम किया गया है, लेकिन इतने दिन में भी अगर वो अपनी उपस्थिति नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि ये सदन के लिए भी और लोकतंत्र। इस मामले को लेकर के आज सदन में प्रश्न के माध्यम से उठाया गया था और इसके पूर्व जो प्रश्न लगाए थे वो प्रमाणित हुआ। कोंडा गांव के जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया। इसी आधार पर मुंगेली और सूरजपुर ये दोनों जो जिला शिक्षा अधिकारी है, तमाम गाइडलाइन है, निर्देश है, उसका उल्लंघन किया और उल्लंघन करने के बाद में उनके द्वारा जो क्रय किया गया, इसको लेकर के कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, जांच हो, इस बात को लेकर के आज उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए। अंततः मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और स्वीकार के कहा कि उसमें हम जांच कराएंगे और जांच होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में सूखा राशन को लेकर के जिस प्रकार से ये सरकार भ्रष्टाचार में लगी हुई है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और आज जो बच्चों के साथ में उनके पोषण आहार में जो खिलवाड़ की जा रही है, इस मामले को लेकर के आज सदन में प्रश्न के माध्यम से उठाया गया था। और वहीं खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राजीव भवन में ये मीटिंग होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव, वहीं ताम्रध्वज साहू, जिला प्रभारी अमरजीत भगत, मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रभारी महामंत्री प्रशासन रवि घोष, प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, पूर्व सांसद प्रत्याशी भोला राम साहू, जिला प्रभारी पदाधिकारी अरुण सिसोदिया और तमाम ऐसे ही बड़े नेता जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद पाढ़ी, प्रदेश एनएसयूआई अध्यक्ष नील
नीरज पांडे खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की चुनाव समिति के सदस्य हैं और इन तमाम लोगों के साथ बैठकर यहां पर चर्चा की जाएगी। खैरागढ़ उपचुनाव के संबंध में प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को 7 बजे राजीव भवन में आयोजित की गई है। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री PL पूनिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम सहित प्रदेश चुनाव समिति के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में खैरागढ़ में प्रत्याशी चयन के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस उपचुनाव में कांग्रेस की रणनीति के संबंध में प्रचार प्रसार के संबंध में व्यापक चर्चा। नक्सल विरोधी अभियान और छत्तीसगढ़ शासन के आत्मसमर्पण पुनर्वास योजना के प्रचार प्रसार की कार्रवाई निरंतर लगातार चलाई जा रही है। अभियान के दौरान जिले में सक्रिय नक्सली संगठन कान्हा भोरमदेव कमेटी के इनामी नक्सली कमांडर करण और अनीता, जो कि 2019 में एरिया कमेटी को छोड़कर अपने गांव कोको कोरम बीजापुर चले गए थे और दोनों शादी के बाद वहां पर साथ रह रहे थे, जिसकी जानकारी मार्च 2020 और जून 2021 में आत्मसमर्पित नक्सलियों की तरफ से दिए जाने के बाद अब कबीरधाम पुलिस की तरफ से इन दोनों नक्सलियों की छानबीन की जा रही थी। दोनों नक्सली करण और अनीता की तरफ से जानकारी मिलने के बाद कबीरधाम पुलिस उनसे संपर्क कर रही थी और शासन की तरफ से पुनर्वास नीतियों का सुझाव उन्हें दिया गया, जानकारी दी गई, जिसके बाद जिससे प्रभावित होकर दोनों नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अच्छे जीवन यापन करने को लेकर तैयार हुए। दोनों नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। आपको बता दें, 2 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लगातार जो है प्रशासन की तरफ से इनकी छानबीन की जा रही थी, खोजबीन की जा रही थी और उसके बाद इनकी तरफ से जब सरेंडर कर दिया गया है, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार जो अभियान प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा उसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद प्रभावित होकर ये आम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार हुए। शादी के बाद से ये दंपति अलग रह रहा था, अपने माओवादी संगठन को छोड़कर अलग से अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश कर रहा था। इनकी जो पहले नक्सली गिरफ्तार किए गए थे, उनके आत्मसमर्पण जिन नक्सलियों की तरफ से किया गया था, उनके तरफ से इनके बारे में जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन के लोग उन तक पहुंचे, धीरे धीरे जानकारी जुटाने के बाद और वहां पहुंचकर इनको भी पुनर्वास योजना के बारे में जानकारी दी गई, किस तरीके से उन्हें लाभ मिलेगा, कैसे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। जिसके बाद इस नक्सली दंपति ने अपना सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद जो पुनर्वास योजना है उसके तहत इन्हें लाभ भी दिया गया है। आज 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें एक करण है जो कि DVCM रैंक का है, डिवीजन कमेटी मेंबर, और ये बोल्डा एरिया कमेटी का सचिव हुआ करता था, और दूसरा अनीता है जो इसकी पत्नी है और ये बोल्डा एरिया कमेटी की सदस्य थी। ये सितंबर 2019 में संगठन को इन्होंने छोड़ दिया था। उस समय बढ़ते हुए पुलिस दबाव और जो मुठभेड़ हो रही थी लगातार पुलिस के साथ, उसके दबाव के कारण इन्होंने नक्सली संगठन को छोड़ दिया था और अपने मूल निवास जो कि गंगालूर थाना क्षेत्र में बीजापुर में है, वहाँ चले गए थे। पुलिस को इस बीच में इनकी जानकारी मिली, इनका फ़ोन नंबर मिला, उसके आधार पर इनकी लोकेशन वगैरह का पता लगाया गया और इनसे संपर्क किया गया। शासन की जो नीतियाँ हैं आत्मसमर्पण की और पुनर्वास नीति, उससे प्रभावित होकर और नक्सली विचारधारा को छोड़ने की मंशा से इनके द्वारा आज लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 2 महिला CNM सदस्य, एक पुरुष जन मिलिशिया सदस्य ने भी समर्पण किया है। CRPF DIG विनय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया। लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 128 इनामी सहित कुल 529 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आपको बता दें, लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों और माओवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। इन्हें ज्यादा से ज्यादा जानकारी देकर इस अभियान के तहत मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जो भी लाभ है उनके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और इस बीच में इन 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब तक 128 इनामी जो है
माओवादी वो समर्पण कर चुके हैं। 3 माओवादियों ने फिलहाल समर्पण किया, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनको, और अब ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हैं। प्रशासन के दिए लाभ का आनंद उठाने के लिए भी ये तैयार हैं। जिस तरीके से नक्सली योजना या माओवादी योजनाओं में ये जुड़े रहे हैं, उसके बाद अब एक पहल इनकी तरफ से ये की जा रही है कि अब ये तीनों माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिस समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब तक आपको बता दें, लोन वराटू जो अभियान है उसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, जो कि माओवादी संगठनों से जुड़े हैं, नक्सली संगठनों से जुड़े हैं, उनको लाने की कोशिश की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो इस चीज़ को छोड़कर, नक्सल को छोड़कर, माओवादी संगठनों का साथ छोड़कर वापस समाज की मुख्य धारा से जुड़कर एक जो नॉर्मल जीवन है उसको जी सकते हैं। और इसी से प्रभावित होकर इन 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं बात अब लोरमी की, जहां पर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। रंगों का त्योहार आते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी कड़ी में होली के पूर्व शांति समिति की बैठक थाना परिसर लोरमी में जिला पुलिस अधीक्षक DR आंचला की अगुवाई में हुई। इस जहां पर प्रमुख रूप से लोरमी सर्वदलीय मंच के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं पुलिस SOP माधुरी ध्री, अनुभागीय अधिकारी मेनका प्रधान लोरमी, मुख्य नगर पंचायत के अधिकारी और जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, व्यापारी संघ और पत्रकार मौजूद रहे। वहीं बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें से अवैध शराब की बिक्री, जुआ, सट्टा, नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थों को बेचना, टैबलेट, गांजा, तेज रफ्तार 2 पहिया वाहनों को वाहन चलाते समय जो है मुखौटा लगाकर घूमना, होली के त्योहार पर खासकर जो भी नियमों का पालन न करना, उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। जहां पुलिस अधीक्षक DR अंचला ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी के लिए जो है व्यवस्था की गई है, जहां हमारे स्टाफ के साथ क्षेत्र की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। वहीं पहली बार जिले के पुलिस अधीक्षक की तरफ से नगरवासियों के साथ शांति समिति की बैठक करने पर नगर के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला, काफी खुशी देखने को मिली। आपको बता दें, होली के मौके पर जो हुड़दंगी हैं उनकी तरफ से अक्सर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है कि जो कि बाद में चिंता का विषय बन जाते हैं। अक्सर छेड़खानी की घटना, एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती हैं। होली के मौके पर हुड़दंग मचाने वाले सड़कों पर उतर आते हैं, मुखौटे लगाकर घूमते हैं, लोगों पर रंग फेंकते रहते हैं। और ऐसे हुड़दंगियों से निपटने के लिए ये बड़ी कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई है, जहां पर लोरमी थाना पुलिस की तरफ से जो है बड़ा कदम उठाते हुए शांति बैठक की गई है। वहां पर लोगों, जो वहां के लोग हैं, गणमान्य लोग, वो मौजूद रहे, उनके साथ यहां पर चर्चा की गई है ताकि होली पर हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा सके, सख्ती पुलिस की तरफ से इन लोगों पर बरती जा सके और किस तरीके से उन पर कार्रवाई होगी, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। शासन से भी निर्देश मिलते हैं, पुलिस में निर्देश मिलते हैं कि ये होली त्यौहार हुड़दंग त्यौहार होता है, हुड़दंग होता है। इसमें शांतिपूर्ण ढंग से होली त्यौहार मनाया जाए, हर्षोल्लास से। इसके लिए हमने जिले स्तर का शांति मीटिंग 2 दिन पहले लिया था और आज यहाँ लोरमी में पूरे यहाँ के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद वगैरह और सर्वदलीय और सर्व समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए थे और अधिकारी उपस्थित थे, मैडम और सभी लोग। तो क्या है कि त्यौहार बहुत आवश्यक है और शांति में मनाना है, किसी प्रकार की घटनाएं ना हो करके। जैसे मार्गदर्शन आम जनता से लेकर उनके अनुसार हम क्या व्यवस्था करें, आयोजन किया गया था। हमारी ओर से विशेष प्रयास किया जाएगा, जगह जगह पिकेट्स लगाएंगे और गाड़ी भी अधिक। मनरेगा कर्मचारी महासंघ की तरफ से अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि कर्मचारी संघ 400 से ज्यादा की संख्या में नियमितीकरण को लेकर, मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचा। कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचे और साथ ही मांग पूरा न होने पर 6 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी।
वहीं महीनों से वेतन नहीं मिलने पर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते भी नजर आए। आपको बता दें, कवर्धा में मांग पूरी न होने को लेकर कर्मचारी महासंघ की तरफ से ये आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर इनकी तरफ से जो है ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांगों को लेकर इस ज्ञापन को उन्होंने कलेक्टर को सौंपा है। नियमित करने की मांग की जा रही है और साथ ही आपको बता दें, ये भी कहा गया है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये कर्मचारी चले जाएंगे। 6 अप्रैल तक का वक्त इन्होंने दिया है और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद 6 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये कर्मचारी चले जाएंगे। मैं आप सब मीडिया साथियों के माध्यम से शासन का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूँगा। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्रदेश के जितने कर्मी हैं, इनको पिछले नवंबर माह से विगत 5 माह हो गए हैं, आज तक वेतन नहीं मिला है और आने वाले 3 दिन में होली जैसा पर्व है। सभी साथियों का घर सूना है, सभी को जीविकोपार्जन की बहुत समस्याएं आ रही हैं। सभी साथी जो है बाहर से आकर के नौकरी करते हैं, इनको रहने खाने की बहुत दिक्कतें हैं। मैं शासन से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया वो सभी साथियों का, हम सबके मनरेगा कर्मियों का वेतन जल्दी से जारी करे, क्योंकि आज ये सांकेतिक हड़ताल है। यदि हमारी मांगे ये यथाशीघ्र नहीं मानी गई तो जैसे मेरे साथी ने कहा है कि आने वाले 6 अप्रैल से जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगा प्रदेश में और पूरे प्रदेश में मनरेगा का काम जो है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। इसके लिए जो है हमारी सरकार से 2 प्रमुख मांगे हैं। एक 2019 में सरकार बनने से पूर्व हमारे मंच पर स्वयं मुख्यमंत्री महोदय और माननीय पंचायत मंत्री द्वारा हमारे मंच पर आकर के घोषणा किया गया था कि हमारी सरकार अगर 10 दिन में अगर सरकार बनती है तो आप लोग की 10 दिन में हम मांगे पूरी कर देंगे, नियमितीकरण कर देंगे समस्त संविदा कर्मचारी को और दैनिक वेतनभोगी को। परंतु सरकार द्वारा आज विगत 3 वर्ष हो गए हैं जिसमें अभी तक के नियमितीकरण उनके द्वारा नहीं किया गया है। उस विरोध में हमारे द्वारा मनरेगा महासंघ की ओर से आज 1 दिवसीय रैली प्रदर्शन किया गया है। उसके उपरांत हम 6 अप्रैल के आसपास हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली तो नियमितीकरण है जो सरकार के घोषणा पत्र अनुसार है। दूसरी हमारी ये है कि अभी तक के हमारे ग्राम रोजगार सहायक साथी है समस्त छत्तीसगढ़ में, जिनको अभी तक के मानदेय ही दिया जा रहा है, जिसमें उनको लेते हुए हम उनका वेतनमान निर्धारित करते हुए समस्त मनरेगा कर्मी का 1966 नियम लागू करवाना चाह रहे हैं। अगर शासन प्रशासन द्वारा अगर आप लोग का मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे का रुख क्या होगा? आगे के रुख हमारी ये रहेगी कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हम हड़ताल पे चले जाएंगे, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी मजदूर है हमारे जो मनरेगा में जिसको रोजगार देते हैं वो ठप हो जाएगी, जिसके आगे का परिणाम। खबर बेमेतरा से, जहां पर जिला स्वास्थ्य विभाग को मिले कोविड फंड के दुरुपयोग पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसान नेता योगेश तिवारी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसान नेता ने कलेक्टर को अवगत कराया कि विभाग में गड़बड़ी की लगातार शिकायत मिल रही है। नियमों को ताक पर रखकर तकनीकी समिति का गठन, कार्य पूर्ण हुए बिना पूर्णता का प्रमाण पत्र देने समेत अन्य स्तर पर अनियमितता बरती जा रही है। इसीलिए केंद्र सरकार से मिले कोविड फंड के उपयोग की निष्पक्ष जांच हो, गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कोविड फंड के कार्यों की भौतिक सत्यापन स्थानीय स्तर पर कराए जाने की मांग की गई है। वहीं किसान नेता ने कलेक्टर को बताया कि स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को इमरजेंसी कोविड फंड के तहत करोड़ों रुपए का आवंटन मिला है, लेकिन इस आवंटन का सही उपयोग न होने की वजह से कई कामों में देरी हुई है। क्या कुछ और उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। यहाँ के जो स्वास्थ्य सुविधा है बिल्कुल लचर है। यहाँ एक छोटे छोटे मरीजों को बाहर इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। दूसरी तरफ तीसरी लहर में कोविड फंड आया था केंद्र सरकार के द्वारा आईसीयू का निर्माण करने के लिए, हॉस्पिटल में और भी सुविधाएं बढ़ाने के लिए। वो सभी पैसाओं को गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और एक तकनीकी कमेटी बना दी गई जाँच के लिए और उसका कोई और ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र दे दिया गया जो कार्य पूरा नहीं किए हैं। आईसीयू रूम का निर्माण बाद में किया गया जब हंगामा हुआ तो, और वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे तो उसको भी निकाला जा रहा है ताकि उनके जो भ्रष्टाचार के जो वो हैं वो जो लोग देख ना पाएं। उसमें जांच जो करने वाली टीम वो सब मिली भगत है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग कलेक्टर से मिले हैं कि जिला स्वास्थ्य में अगर कोई फंड आया उस फंड का सही इस्तेमाल होना चाहिए ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।
आज भी जिला अस्पताल में लचर व्यवस्था के चलते कई मरीज हैं जो परेशान रहते हैं, क्या कहेंगे? छोटी छोटी वहाँ व्यवस्था नहीं है। आज वहाँ अगर सोनोग्राफी की मशीन है, एक्सरे की मशीन है, तो वहाँ स्टाफ नहीं है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई फंड आ रहा है उसको सही जगह लगाया नहीं जा रहा है, जिस मत पे आया उसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यानी यहाँ कोई मान के चलिए जंगल राज चल रहा है, लूट रहे हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, यानी उसको देखने वाला कोई नहीं। जनप्रतिनिधि भी आँख में चश्मा लगाए हुए हैं। यहाँ के जो स्वास्थ्य वहीं कोरिया जिले के भरतपुर के नोरुआ पंचायत के सचिव के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले को लेकर कई दिग्गज नेताओं के साथ काफी संख्या में ग्रामीणों के साथ जनकपुर थाने पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। मृतक सचिन छत्रपाल सिंह अपने सुसाइड नोट में कांग्रेस के बड़े नेता, सीईओ और पंचायत को जिम्मेदार ठहराए हुए थे। अपनी मौत का सचिव के आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सभी दिग्गज नेता सचिव मामले को लेकर थाने पर धरना देकर बैठ गए। सुसाइड नोट में दर्ज नामों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई और धरना देते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने आरोप लगाया कि 22 फरवरी को सचिव ने आत्महत्या की थी, जहां पर एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम शामिल है और कई अधिकारियों का भी नाम है। पुलिस और सरकार के दबाव पर भी अभी तक सुसाइड नोट पर जिन लोगों के नाम हैं उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आपको बता दें, भारी संख्या में जनकपुर थाने का घेराव किया गया लोगों की तरफ से। लोग कोरिया के इस जगह पर वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कई बीजेपी नेता जो हैं वो वहां पर धरने में शामिल हुए, आम लोग धरने में शामिल हुए। सचिव ने आत्महत्या की थी। जो सुसाइड नोट मिला था उसमें कांग्रेस नेता, सीओओ और साथ ही कई और लोगों के नाम भी शामिल थे, लेकिन बावजूद उसके अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इन लोगों के खिलाफ और इसी को लेकर ये धरना देते हुए नजर आए। जनकपुर क्षेत्र के एक सचिव छत्रपाल सिंह बालम जो फांसी लगाकर शहीद हो गए और अपने शहीद होने से पूर्व उन्होंने चिट्ठी में बाकायदे उन आरोपियों का नाम लिखा जो उनको आत्महत्या के लिए प्रताड़ित किए थे। और आज लगभग 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 20 दिन होने जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा आज तक न तो उन अपराधियों के खिलाफ एफआईआर किया जा सका है और न सरकार और पुलिस की कोई ऐसी मंशा है कि कार्रवाई हो। कारण यह है कि इसमें एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम है और सरकार इसको पुलिस के माध्यम से दबाना चाहती है और बार बार हैंड राइटिंग मिलान के नाम पर आज 20 दिन हो गए। हम लोगों को शंका है कि वो लेटर पुलिस के द्वारा बदलवाने की सरकार फिराक में है और उस सचिव को जिसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया, ऐसे लोगों के ऊपर यदि एफआईआर नहीं होती है, हमें सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। और पुलिस ग्राम पंचायत सचिव छत्रपाल सिंह बालन के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई थी। उनके पास एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें कुछ लोगों के नाम उन्होंने स्पष्ट लिखे हैं कि उनकी प्रताड़ना से ही उनके द्वारा सुसाइड किया गया है। उस सुसाइड नोट को मर्ग डायरी में शामिल करते हुए उनको जब्ती भी किया गया है और उसको एफएसएल जांच हेतु क्यूबी भेजा गया है। रिपोर्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग को सिर्फ एक ही मांग है कि जो सचिव जो सुसाइड नोट सचिव के मृतक सचिव छत्रपाल सिंह के जो सुसाइड नोट मिला है, उस नोट में जिनका जिनका नाम है उस नाम पर एफआईआर हो, उन पर कार्रवाई हो, वही मांग है। आज लगभग 23 तारीख की ये घटना है, 22 फरवरी और आज मार्च आ गया है, 14 मार्च। आज तक न तो एफआईआर हुई है न तो एडिशनल एसपी और आज हमारे अनुभागीय अधिकारी जो पुलिस है और टीआई है और पूरा समस्त थाना स्टाफ है, उन्हें बताया गया है, उनको जानकारी दी है कि जो सचिव वाला जो आत्महत्या वाला जो पकड़ है उसका केस का जो है राइटिंग एक्सपर्ट के पास जो है जो रायपुर फोरेंसिक जो एफएसएल लैब है वहाँ भेजा गया है और वहाँ से जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगा। बालोद जिले में भाटापार ग्रामीण थाना पुलिस की तरफ से हत्या के मामले में आरोपियों को रिपोर्ट दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 3 नाबालिग सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ढाबा संचालक की तरफ से अपने साथियों के साथ मिलकर मृतक और पर जो शिकायत करता है उसके साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। आरोपियों की तरफ से पहुंचाई गई गंभीर चोट से इलाज के दौरान मेकाहारा रायपुर में मौत हो गई। घटना में इस्तेमाल बाइक
अन्य भौतिक साक्ष्य जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा की तरफ से जिले में घटित गंभीर अपराधों पर तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके पालन के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल और अनुभागीय पुलिस अधिकारी भाटापारा सिद्धार्थ बघेल की मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रोशन राजपूत, थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस टीम और मृतक यशवंत वर्मा के पिता नेताराम वर्मा की तरफ से जो है इस हत्या के मामले में 3 नाबालिग और 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। एक नाबालिग की तलाश अभी भी की जा रही है। मामला दिनांक 7 मार्च 2022 का है। लगभग शाम के 7:30 बजे का है, जब जो सोया चिंग्स ढाबा है अर्जुनी ग्राम में, थाना भाटापारा ग्रामीण अंतर्गत, वहाँ शराब पीने पिलाने की बात को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो गया, जिसमें प्रार्थी विजेंद्र वर्मा ने आकर के FIR कराया था, जिसमें हमने धारा 294, 506, 323, 34 जो से कायम किया था अपराध। उसके बाद में दिनांक 11 मार्च को जो एक पीड़ित था यशवंत वर्मा मल्दी ग्राम का, उसका देहांत हो गया अम्बेडकर अस्पताल में रायपुर में। तत्पश्चात उसमें धारा 302 जोड़ करके हमने आरोपियों को उठाना चालू किया था, जिसमें कुल 10 आरोपियों में से 9 आरोपियों को हमने उठा लिया है, जिसमें 6 आरोपी बालिग हैं व 4 आरोपी नाबालिग हैं। इसमें थाना भाटापारा ग्रामीण द्वारा केवल 2 दिन में इतने लोगों को तत्परता दिखाते हुए, अपना समझदारी का परिचय देते हुए इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल, एक लकड़ी का गट्टा और बेल्ट से मारपीट की गई थी, इनको भी हमने जब्ती में लिया है। वहीं बलौदाबाजार जिले के सरसीवा थाना क्षेत्र के तहत दिगर राज्य मध्य प्रदेश का भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को लेकर अपने मकान में रखकर अवैध रूप से बिक्री करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं होली के त्योहार में आरोपी की तरफ से अंग्रेजी शराब को आसपास के गांव में अधिक दाम पर बेचने के लिए और अत्यधिक मुनाफा कमाने की बिक्री करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं आरोपी ओम प्रकाश साहू के घर की तलाशी लेने पर अवैध शराब जो है वो 100 पेटी विस्की अंग्रेजी शराब की मिली है और 50 पौवा भरा हुआ मिला है। अंग्रेजी शराब और एक पेटी में 45 पौवा अंग्रेजी गोवा शराब की जो है बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जांजगीर चांपा के सारागांव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में एक मामला सामने आया है, जहां मेडिकल की आड़ में नशे का कारोबार करने वाले मेडिकल संचालक को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि मेडिकल संचालक का नाम कुलदीप राठौर बताया गया है। वहीं औषधि निरीक्षक और सारागांव पुलिस टीम की तरफ से कार्रवाई करते हुए मेडिकल संचालक के घर से 1584 नशीली टैबलेट भी जब्त की गई और संचालक को पूछताछ के लिए पुलिस की तरफ से रिमांड पर ले लिया गया है। जहां एक तरफ बस्तर का नाम आते ही अक्सर नक्सल की समस्या की तस्वीर दिखने लगती है, वहीं उस नक्सल समस्या पर सफल लगाम लगाते हुए बस्तर पुलिस की तरफ से अब नई तस्वीर दिखाई देने लगी है। बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षिण बस्तर के बीजापुर जिले में अभिव्यक्ति कार्यक्रम के तहत महिला क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन करवाया गया बीजापुर पुलिस की तरफ से, जिसमें प्रदेश के कई हिस्सों में महिलाओं की 9 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। अलग अलग जिलों से आई इन महिला क्रिकेट टीमों में सबसे मजबूत टीम जिला बीजापुर की स्पोर्ट्स अकेडमी की रही, जिसमें सिविल टीम दंतेवाड़ा की तरफ से सेमीफाइनल में हराकर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और फाइनल में अपनी जगह बनाते हुए दंतेवाड़ा टीम की कप्तान सुनीता रेड्डी के नेतृत्व में टीम ने यह सफलता हासिल की। बात अब रायगढ़ की, जहां पर जिले में कई क्रशर उद्योग संचालित हैं पर्यावरण नियमों को ताक पर रखते हुए, जिनको संचालित किया जा रहा है, जिसमें कारण आसपास के क्षेत्र पर्यावरण प्रदूषित होने की वजह से शिकायत स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार की जा रही है। जिसके बाद पर्यावरण विभाग ने 20 क्रशर उद्योग को नोटिस दिया, जिसमें से 8 उद्योगों की बिजली काटने की कार्रवाई करने का निर्देश बिजली विभाग को दे दिया गया, जिसके कारण से टीमर लगा और गुडेली क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा हो गया था।
था, जिसके बाद पर्यावरण विभाग में टीम बनाकर क्रशर उद्योगों में जांच की गई थी और इन क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का नोटिस उद्योगों को दिया गया और जल्द से जल्द नोटिस का जवाब वो अपने उद्योगों को जल्द से जल्द सुधार करने को लेकर कहा गया है। और 8 ऐसे क्रशर उद्योग हैं जिनको तत्काल बंद करने के लिए बिजली विभाग को बिजली कनेक्शन काटने का निर्देश भी विभाग की तरफ से दे दिया गया है। टीमर लगा और गुड़ेरी क्षेत्र में बहुत सारे क्रशर उद्योग संचालित हैं और इन क्रशर उद्योगों से समय समय पर प्रदूषण होने की शिकायत प्राप्त होती रहती है। तो प्रदूषण की जांच के लिए हमारे द्वारा विभाग की टीम द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है और कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में अभी लास्ट वीक विभाग की टीम द्वारा जाँच किया गया, इसमें 20 ऐसे उद्योग मिले जिसमें। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।